21 अप्रैल 1526 का दिन है। दिल्ली से 90 किलोमीटर दूर मौजूदा भारतीय रियासत हरियाणा के शहर पानीपत में एक बड़ी जंग का मैदान सज रहा है। आज दो बड़े खानदानों और तारीख के दो बड़े किरदारों की जिंदगी और मौत का फैसला होने वाला है। इस मैदान से वापसी होनी नहीं है। हारने वाले का मकबरा इसी मैदान में बनेगा। एक तरफ पठानों का लोधी खानदान है, जिसका सुल्तान इब्राहिम लोधी बादशाहत के इस सिलसिले का आखिरी ताजदार है, जिसे सलातीन दिल्ली कहा जाता है। और दूसरी तरफ मुगलों का ज़हीरुद्दीन बाबर है, जो अमीर तैमूर की औलाद में से है और इसकी माँ का शजरा नस्ब चंगेज खान से मिलता है। यानी माँ और बाप दोनों की तरफ से इसे जंगजू फितरत विरसे में मिली। वो कभी सेंट्रल एशिया के इलाके फरगाना और समरकंद का हुक्मरान था, जो अब उज़्बेकिस्तान का हिस्सा है। लेकिन फिर बाबर के अपने रिश्तेदारों ने इसे अपने इलाके से निकाल दिया, तो वो काबुल फतह करके अफगानिस्तान का हुक्मरान बन गया। हिंदुस्तान पर यह इसका 5वां हमला है और इस बार वो वापस जाने की नहीं बल्कि हिंदुस्तान पर हुकूमत करने की नीयत से आया है। इसके पास सिर्फ 12,000 फौजी हैं, जबकि इसके मुकाबले में जो दुश्मन है इसके पास 1,000 हाथी और 50,000 से ज़ायद फौजी हैं। लेकिन बाबर के पास एक ऐसा हथियार है जो इसके दुश्मनों के पास नहीं बल्कि इसके दुश्मनों ने देखा ही नहीं। ये कौन सा हथियार है? पानीपत की इस लड़ाई में कौन जीता, कैसे जीता, हारने और जीतने वालों का क्या अंजाम हुआ? मैं हूं अब्दुल्ला खान और वहां चलेगी सीरीज मुगलिया सल्तनत में। आज हम आपको हिंदुस्तान के पहले मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर की कहानी दिखा रहे हैं। बाबर जानता था कि 12,000 सिपाहियों के साथ इब्राहिम लोदी को शिकस्त देना इसके बस की बात नहीं है। इसलिए इसने खुले मैदान में जंग की बजाय दुश्मन को अपनी हिकमत अमली से हराने का फैसला किया। इसने अपनी फौज को 3 हिस्सों यानी दाएं बाजू, बाएं बाजू और कल्ब यानी सेंटर में तकसीम किया और इन सब की हिफाजत के लिए रुकावटें खड़ी कर दी। अपनी दाएं बाजू की फौज को पानीपत शहर की आड़ में खड़ा कर दिया ताकि दुश्मन इन पर डायरेक्ट हमला ना कर सके। अपने बाएं बाजू के आगे खंदक खोदकर खंदक के आगे लकड़ी की मजबूत बार लगा दी। अपनी फौज के दरमियानी दस्ते के सामने लकड़ी के छकड़े खड़े कर दिए और इनको रस्सी से आपस में बांध दिया। इन गाड़ियों के साथ इसने तीर अंदाज और बंदूक बरदार तरतीब से खड़े कर दिए और इन तीर अंदाजों और बंदूक बरदारों के पीछे इसने अपना सबसे बेहतरीन हथियार खड़ा कर दिया। यह हथियार था तोप। जी हाँ, ज़हीरुद्दीन बाबर के पास 12 तोपें थी, जिन्हें इसने गाड़ियों की आड़ में खड़ा कर दिया ताकि कोई इन्हें निशाना ना बना सके, जबकि यह तोप इस पोजीशन से भी दुश्मन पर गोले बरसा सकती थी। हिंदुस्तान में यह हथियार पहली बार इस्तेमाल हो रहा था और इब्राहिम लोदी की फौज को अंदाजा ही नहीं था कि ये कैसी तबाही ला सकता है। इब्राहिम लोदी जब अपनी फौज के साथ पानीपत के मैदान में उतरा तो बाबर पहले ही अपना जाल बिछा चुका था। इब्राहिम लोदी ने देखा दुश्मन तादाद में बहुत कम है, तो इसने अपनी फौज को दुश्मन पर खुले आम हमले का हुक्म दे दिया। लेकिन इसने भी वही गलती की जो 1,500 साल पहले राजा पोरस ने सिकंदर आजम के खिलाफ की थी। यानी इब्राहिम लोदी ने हाथियों के साथ हमला किया। जब हाथी आगे बढ़े तो बाबर की तोपों ने इन पर गोले दागना शुरू कर दिए। तोपों की घन गरज से हाथी इतने खौफजदा हुए कि उल्टे पैरों वापस भागे और अपनी ही हजारों फौजियों को कुचल डाला। इस दौरान बाबर ने अपने घुड़सवार दस्तों के साथ पूरी ताकत से हमला कर दिया। यह हमला इतना जबरदस्त था कि लोधी फौज में भगदड़ मच गई। जब सुल्तान इब्राहिम लोदी ने बाजी हाथ से निकलते देखी तो वो अपने खास दस्तों के साथ आगे बढ़ा
ताकि दुश्मन को रोक सके, लेकिन वो भी बाबर का हमला ना रोक सका और मारा गया। जब सुल्तान इब्राहिम लोदी की मौत की खबर फैली तो इसकी फौज सर पर पांव रखकर भाग खड़ी हुई। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई जीतकर हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की बुनियाद कायम कर दी। ये सल्तनत 300 बरस से जायद अरसे तक कायम रही। हिंदुस्तान पर किसी मुसलमान खानदान ने इतना अरसा हुकूमत नहीं की थी जितना मुगलों ने की। बाबर जीत चुका था। शुक्राने के तौर पर इसने पानीपत में एक बाग लगाया जिसे काबुली बाग कहते थे, और इसमें एक शानदार मस्जिद भी तामीर की जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता है। नहीं, ये अयूबिया वाली नहीं बल्कि पानीपत वाली बाबरी मस्जिद है। ये मस्जिद तो आज भी मौजूद है, अलबत्ता काबुली बाग मिट चुका है और मस्जिद के इर्द गिर्द कुछ सब्जा ही इस बाग की यादगार रह गया है। आज ये मस्जिद ज्यादातर काबुली बाग वाली मस्जिद के नाम से मशहूर है। इब्राहिम लोदी को भी बाबर ने पानीपत के मैदान में ही दफन किया और इसकी कब्र आज भी मौजूद है। पानीपत की फतह के बाद मालो गनीमत के साथ बड़ी तादाद में हाथी भी बाबर के कब्जे में आए। बाबर फातिहाना शानो शौकत के साथ दिल्ली चला आया और इसने सबसे पहले हजरत शेख नजामुद्दीन औलिया के मज़ार पर हाजिरी दी। दिल्ली की जामिया मस्जिद में बाबर के नाम का खुतबा पढ़ा गया। फिर बाबर आगरा पहुंचा, जहां इसे मालूम हुआ कि इसके बेटे हुमायूं, जो बाबर से पहले ही आगरा चला गया था, को कोहे नूर पेश किया गया है। ये कोहे नूर हीरा वालियार के राजा दिकरमाजीत के खानदान के पास था। इस खानदान ने कोहे नूर हीरा बाबर के बेटे हुमायूं को पेश कर दिया। बाबर लिखता है कि इस हीरे की कीमत दुनिया की आधी आमदनी के बराबर है। जब हुमायूं ने यह हीरा अपने बाप के सामने रखा तो बाबर ने यह हीरा हुमायूं को ही बख्श दिया। बाबर के रास्ते की सारी रुकावटें दूर हो चुकी थी। अब एक छोटा सा मसला रह गया था, और वो ये कि बाबर ने आगरा शहर पर तो कब्जा कर लिया था, लेकिन शहर का किला और शाही खजाना अभी तक लोदी खानदान के कब्जे में था। इब्राहिम लोदी की वालदा भी किले में मौजूद थी और अपने खानदान को लीड कर रही थी। इसने बाबर से मुज़ाकरात किए। किला और शाही खजाना बाबर के हवाले करने के एवज इसने अपने खानदान की मुकम्मल सलामती की जमानत हासिल की। इसके साथ साथ इसने 7 लाख रुपए नकद, आगरा के बाहर 1 मील दूर अपनी रिहाइश के लिए एक महल और अपने तमाम उम्रा के लिए जागीरें भी मांगी। बाबर ने सारी शराइत मान ली और यूं किले के दरवाजे खुल गए। लेकिन इब्राहिम लोदी की माँ दिल ही दिल में बाबर के कत्ल का प्लान बना रही थी। इसने बाबर के बावर्चियों को रिश्वत देकर इसके खाने में जहर मिलवा दिया। बाबर ने खाना खाया तो इसे कैह होने लगी। बाबर ने फौरी हुक्म दिया कि ये खाना जानवरों को खिलाया जाए। चनाचा एक कुत्ते और 2 चीलों को ये खाना खिलाया गया और ये सारे जानवर बीमार तो हुए लेकिन जिंदा बच गए। बाबर भी जिंदा बच निकला और जहर का असर खत्म करने के लिए मुख्तलिफ जड़ी बूटियां दूध के साथ इस्तेमाल करता रहा। तफ्तीश के बाद जहर देने की साजिश में मुलविस बावर्ची समेत 2 मर्दों और 2 औरतों को गिरफ्तार किया गया और एक मर्द के टुकड़े करवा दिए गए। बावर्ची की खाल खिंचवा दी गई। एक औरत को गोली मार दी गई और दूसरी को हाथी के पैरों तले कुचल दिया गया। लोदी की माँ को बाबर बुआ कहता था, यानी अपनी वालदा का दर्जा देता था। लेकिन अपने कत्ल की साजिश के बाद इसने इस खातून का सारा मालो असबाब जब्त करके इसे कैद कर दिया, जबकि इब्राहिम लोदी के बाकी खानदान को काबुल भेज दिया गया, जहां बाबर का बेटा कामरान मिर्जा अपने बाप की गैर मौजूदगी में हुकूमत चला रहा था। ये भी कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी की मां ने बाद में दरिया में कूदकर खुदकुशी कर ली। बहरहाल इन सब के बावजूद बाबर शहंशाह बन चुका था। ये वही बाबर था जिसे फरगाना निकलने के बाद अपनी वालदा के साथ दुश्मन से बचने के लिए गिनती के चंद वफादारों के साथ जंगलों में छुपना पड़ा था। अब वही बाबर हिंदुस्तान का शहंशाह बन चुका था।